गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम चरक संहिता सिद्धि स्थान का नया चैप्टर, नया अध्याय शुरुआत करने जा रहे हैं। 8वां अध्याय है। आप सभी जानते हैं कुल 12 अध्याय है। और अगर किसी व्यक्ति को चिकित्सा में, आयुर्वेद चिकित्सा में यश चाहिए या आपको सफलता चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो सिद्धि स्थान का आपने हृदय पूर्वक अनुसरण करना, उसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। और उसी सिद्धि स्थान की श्रृंखला में 8वां अध्याय आता है, प्राश्रित योगीय सिद्धि अध्याय। खास करके इस अध्याय में जो वर्णित विषय है वह इसका पूर्व अध्याय जो है, जिसका नाम बस्ती व्यापक सिद्धि अध्याय है, 7वां अध्याय, इसके पूर्व हम उसको देख चुके हैं। बस्ती व्यापक सिद्धि अध्याय में बस्ती के जो व्यापक कहे हैं उनके ही चिकित्सा के लिए, व्यापदों की चिकित्सा के लिए आवश्यक ऐसे जो भी बस्ती के योग है वो इस अध्याय में बताए हैं। मीन्स टू ट्रीट द कॉम्प्लिकेशंस caused by बस्ती थेरेपी, स्पेशली निरूह बस्ती और वी कैन से आस्थापन बस्ती, और वो जो सब योग दिए हैं उसका प्रमाण वर्णित है प्राश्रित, यानी चरक संहिता में उस काल के अनुसार जो लिक्विड या द्रव जो है उसके मापन करने के लिए यूनिट जो इस्तेमाल किया जाता था वो था प्राश्रित। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 मिलीलीटर। और प्राश्रुत उपलक्षिता, यानी प्राश्रित इस प्रमाण को, इस मान को उपलक्षित करते हुए इस अध्याय के अधिकतर योग वर्णित है, इसलिए इस अध्याय को प्राश्रित योगीय सिद्धि अध्याय नामकरण इसका किया है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अब इस विशेष अध्याय में ऐसी बात नहीं है कि अन्य प्रमाण बिल्कुल ही न बताए हैं, लेकिन वो बहुत कम प्रमाण में बताए हैं, इसलिए जो अधिकतर विषय है वो प्राश्रित प्रमाण में ही बताया है। जो योग है वो सब रेसिपीज है वो प्राश्रित में बताए हैं, इसलिए इस अध्याय का नाम प्राश्रित योगीय सिद्धि है, ऐसा हमने अभी अभी देखा। तो मूलतः या 100 ml, 1 प्राश्रित इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर। तो इस अध्याय में विशेषतः जो फॉर्मुलेशंस है वो बस्ती व्यापक के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए बताए गए हैं। विशेषतः अन्य व्याधियों के लिए भी, जैसे प्रमेय है, अभिषंद है, कुष्ठ है, कृमि है, मूत्रकृच्छ्र है, ऐसे व्याधियों के लिए भी 9 प्रकार के बस्ती इस अध्याय में वर्णित है। इसके बाद अतिसार, अतिसार बस्ती के व्यापक स्वरूप, अतिसार स्वतंत्र व्याधि के स्वरूप में जो भी उसके डिटेल्स है आवश्यक, वो इस अध्याय में कथन किए गए हैं। विशेषतः अतिसार के आम अतिसार, शकृत अतिसार, वात अतिसार, अश्रुक अतिसार, पित्त अतिसार और कफ अतिसार, यानी जो भी अतिसार के लिए कारण मुख्य है उसके अनुसार भी उसके विविध प्रकार इस अध्याय में आगे बताए जाएंगे। और विशेषतः ये जो प्राश्रित योगी अध्याय है इसमें बस्ती के योग तो वर्णित है ही, इसके सिवा विशेषतः यानी ओरल मेडिकेशंस या उस विशिष्ट व्याधि के लिए आहार या औषधीय आहार की योजना, यानी औषधों के जो द्रव्य है उनके साथ सिद्ध ऐसी आहार की योजना बताई गई है। इस प्रकार से इस अध्याय में जो वर्णित विशेषता फूड प्रिपरेशंस है वो बहुत ही हमें चिकित्सा के लिए, हमारे न केवल परीक्षा के लिए वह चिकित्सा के लिए अत्यंत उपयुक्त ऐसी यह अध्याय हमें उसकी बहुत सारी रेसिपीज ऐसे मिलती है। चलिए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्लोक क्रमांक 1 से, अथात प्राश्रुत योगियाम सिद्धिम व्याख्यास्यामः। तो इस अध्याय में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्राश्रित संप्रति बस्ती व्यापक प्रशमक बस्ती अभिधायक एव प्राश्रित योगिया सिद्धि उच्चते। और यहाँ पे आप अगर टीका में देखेंगे तो चक्रपाणी दत्त जी लिखते हैं, प्रसृत उपलक्षिता ये योगा तान अधिकृत्य कृता सिद्धि तेन प्राश्रिता लक्षिता। यानी प्राश्रित शब्द जो है उसको प्रधानतः यहाँ पे
लक्षित किया गया है, उपलक्षित किया गया है, यानी प्राधान्य उसको दिया गया है, इसलिए इस अध्याय को प्राश्रित योगी या सिद्धि इस प्रकार का नामकरण किया गया है। तो इसका जब हम एक चरक संहिता का एक अच्छा ट्रांसलेशन अवेलेबल है, आप भी कभी अनुसरण करना हो तो उसको कीजिए। मैंने पीएचडी के लिए प्रधानता उसी का अनुसरण किया था। वो है रामकरण शर्मा जी और भगवान दास जी का ट्रांसलेशन चरक संहिता का। वो स्पष्ट करते हैं यहाँ पे कि प्राश्रित योग या सिद्धि अध्याय जो है उसपे अदर टाइप्स ऑफ रेसिपीज आर आल्सो डिस्क्राइब बट दीज आर ऑफ सेकेंडरी नेचर। मीन्स प्राश्रित प्रमाण के सिवा भी अन्य कुछ रेसिपीज वर्णित है, लेकिन मुख्यतः उपलक्षित जो है, चक्रपाणी दत्त जी की भाषा में अगर कहें, प्राश्रुत उपलक्षिता ये योगा तान अधिकृत्य कृता सिद्धि, यानी प्रसृत को उपलक्षित करके जो योग बताए गए हैं उन्हीं को अधिकृत करके इस अध्याय की रचना की गई है। और इसलिए उसको आधार मान के, उपलक्षित शब्द का अर्थ है विशेष ध्यान देना, और 1 प्रसृत इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला योग आता है, वह है पंच प्राश्रित की बस्ती। अब देखिए स्लाइड्स की और अगर हम ध्यान देंगे पीपीटीज की ओर, तो पंच प्राश्रित की बस्ती 1 ऐसा लिखा है, क्योंकि आगे इसी नाम से दूसरी रेसिपी भी आती है, उसके जो उपयोग है वो थोड़े से भिन्न रहेंगे। तो एक के बाद हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये पंच प्राश्रित की बस्ती जो है उसको देखेंगे। तो घटक द्रव्य उसके क्या है, क्षीरा द्रवौ प्रसृतौ कार्यौ मधु तैल घृतात्रयाः, यानी गोदुग्ध, उसका प्रमाण ये देखिए यहाँ पे बताया है 2 प्रसृत, मधु यानी शहद 1 प्रसृत, तिल तेल 1 प्रसृत और घृत 1 प्रसृत। अगर इनको अगर टोटल आप करेंगे, यानी गोदुग्ध 2 प्रसृत है, बाकी मधु तैल और घृत प्रत्येकी 1-1 प्रसृत, तो ये हो गए 5 प्रसृत। इसलिए इस अध्याय, इस योग का नामकरण पंच प्राश्रित की है। ठीक है, और इसी प्रकार से प्राश्रित की यानी प्रमाण को, प्राश्रित प्रमाण को महत्व देते हुए, लक्षित करते हुए अध्याय का वर्णन है ज्यादा से ज्यादा योगों का। देखिए इसको खजेन मथितो बस्ती ही वातोघ्नो बलवर्णकृत, तो इसके उपयुक्तता बताते हैं कि क्या है वातघ्न और बलवर्णकृत। तो वात दोष कम करने में सबसे श्रेष्ठ है, और वो क्या करते हैं, बल वर्णकृत यानी बलकृत और वर्णकृत यानी कॉम्प्लेक्शन और बॉडी स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ाने वाली ये बस्ती। अभी इस अध्याय को विशेषतः श्लोकों को अगर आप देखें तो पद्धति भी बताई है कि मथितो यानी सभी द्रव्यों को एक पात्र में लेकर मथनी के साथ, जिसे हम चर्नर भी कह सकते हैं, उसको मथ कर फिर इसका प्रयोग बस्ती के लिए करना चाहिए इन द्रव्यों का। ठीक है, तो घटक द्रव्य बता दिए, कृति में महत्व मथन को है, अच्छे मिश्रण उसका जो है वो करना जरूरी है, और उसके उपयोग बता दिए, इस स्थिति में इसके उपयोग होते। अब आगे जाते हैं, दूसरा योग है अष्ट प्राश्रित की बस्ती। 5वें श्लोक में इसका कथन किया गया है, और उसकी योगग्नता रोगग्नता अगर आप देखेंगे तो सवातनुत, तो इट एंटागोनाइजेस वात, मीन्स अगेन वात दोष को प्रशमन करने वाली या वात दोष का निराकरण करने वाली ये बस्ती है। अब अष्ट शब्द से 8 है, प्राश्रित की को हम जानते हैं, तो 8 प्राश्रित इतना इसका प्रमाण होना चाहिए। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में एसक्यू के तौर पे बहुत बार पूछे गए ये प्रश्न है, और सिद्धि स्थान के बहुत ही, यानी हम उस पूरे स्थान पे ही बहुत बार दुर्लक्ष्य कर देते हैं विद्यार्थी, उसको हम बोल देते कि उसको ध्यान नहीं देते बिल्कुल, और आपके स्कोर भी कम हो जाते हैं, और आप बिल्कुल परीक्षा की ओर न देखें, और केवल हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, हमें अच्छा चिकित्सक बनना है, ये भी अगर बात ध्यान में रखें तो सिद्धि स्थान का अध्ययन आपको अनिवार्य है। इसलिए कृपया आप इसको एक्स्ट्रा या क्या बोलते हैं उसको, मैं वो शब्द भी भूल गया, इसको न छोड़े परीक्षा के लिए। अष्ट प्रसृत की अध्याय समझने में
आप अगर इस योग को देखें तो तिल तेल एक प्रसृत है। प्रसन्ना ये शब्द यहाँ पे आता है। तो प्रसन्ना क्या है? प्रसन्ना ये मध्य के ऊपर का स्वच्छ भाग है। अब देखिए, मद्य जो है वो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है। डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक पदार्थों से बनाया हुआ, आयुर्वेद में जैसे वर्णित है उस प्रकार का होना चाहिए। वो एक प्रसृत है। शहद एक प्रसृत, घृत एक प्रसृत, और बिल्वादी मूल ऐसा यहाँ पे शब्द प्रयोग किया है। अब ये बिल्वादी जो घटक द्रव्य है वो प्रधानतः कौन से रहेंगे? बिल्वादी मूल क्वाथा द्रवौ। तो बिल्व इत्यादि जो द्रव्य रहेंगे उनको दो प्रसृत रहना है। और आगे कौलत्थ ऐसा शब्द प्रयोग आया है। कौलत्थ का अर्थ है कुल्थी का काढ़ा, यानी मराठी में हम उसे कुड़त कहते हैं। तो वो दो प्रसृत है। इन सभी द्रव्यों की ऊपर की मात्रा में लेकर फिर उसके मथनी के साथ फिर एक बार उसको सम्मिश्रण को, जो मेलन है द्रव्यों का, वो मथन संस्कार से करना है। इसको प्रधानता निरह बस्ती में अनेक जगहों पे दी गई है। अब देखिए, ये बिल्वादी मूल ये जो ग्रुप है, that it is translated a group of plants that begins with the बिल्वा। तो ये क्या है? इसको हम दशमूल के तौर पे भी हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पे बिल्वा, अग्निमंथ, शोनाक, पाटला, ये जो बृहद पंचमूल है, इनके चित्र आपके रेफरेंस के लिए दिए हैं। आप सभी इसको जानते हैं। इसके बाद योग आता है नव प्रासृत की बस्ती। छठे श्लोक में नव प्रसृत प्रमाण की ये बस्ती दी गई है और वो फिर वातघ्न इस प्रकार का उसका गुणधर्म बताया है। अनिलापहा ये उसकी फलश्रुति है। सबसे पहले पंचमूल रसात, तो रस शब्द से यहाँ काढ़ा या क्वात ऐसा अर्थ लेना है। तो पांच प्रसृत काढ़ा है। पांच मूल जो अभी हमने देखे, बृहद पंचमूल जैसे बिल्व, शोनाक, गंभारी, पाटला, अग्निमंथ। दो प्रसृत तिल तेल लेना है और एक प्रसृत क्षौद्र यानी मधु, हनी लेना है आप, ठीक है। और फिर घृत उसी प्रमाण में आपको लेना है। यह है नव प्रसृत की बस्ती। तो गोघृत भी एक प्रसृत है और यहाँ पे तिल तेल जो है वो दो प्रसृत है। इस प्रकार से वो नव प्रसृत हो जाता है टोटल उसका प्रमाण जो है। इसलिए इस बस्ती को नव प्रसृत की बस्ती कहा है। अब इन प्रमाणों को ही चक्रपाणि दत्त अधोरेखित करते हैं, इसीलिए उसको डिटेल में बताएं। इसलिए टीका अंश आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, मैंने वो स्लाइड्स में नहीं लिए हैं। अभी हमने दोहराया, आप जानते हो बिल्व का क्या है उपयुक्त अंग, तो पक्व फल। अग्निमंथ क्या है? तो अरणी मराठी में कहते हैं, उसका मूल इस्तेमाल करते हैं। शोनाक का भी जो है वो मूल इस्तेमाल किया जाए। गंभारी को काश्मीरी भी कहते हैं, उसका मूल, और पाटला का मूल। तो उसके केमिकल नेम या बॉटनिकल नेम जो कहते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। और आपने ये प्रयास करना चाहिए कि दशमूल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रैक्टिस में इस्तेमाल किए जाते हैं, खास करके पंचकर्म में। तो इसको हमें ओरिजिनल दशमूल जो है कैसे प्राप्त करें, या आप इसका कल्टीवेशन भी जिनको पॉसिबल है वो कर सकते हैं और उनको आप प्राधान्यता दे सकते हैं। उसके बाद सातवां आता है चतुप्रासृत की बस्ती। यानी आपको नाम से ही समझ में आएगा कि चार जो है वो प्रसृत टोटल इसका क्वांटिटी रहेगा या मान रहेगा। तो इसमें एक द्रव्य आता है हपुषा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ग्रंथकार शुरुआत में ही चक्रपाणि दत्त जी बताते हैं प्रधानता प्रसृत प्रमाण को दी है, मान को दी है, लेकिन कभी कभी कई जगह पे हमें अन्य प्रमाण भी दिखते हैं। जैसे इस योग में आधा अक्ष जो है वो सैंधव का बताया है। तो अक्ष ये अलग से प्रमाण यहाँ पे है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में या कम जगह पे दिखता है। इसीलिए प्रधानता प्रसृति की प्रासृत प्रमाण को दी है, इसलिए अध्याय का नाम प्रासृति की इस पद्धति से दिया गया है। अब चलते हैं सैंधव अर्ध अक्ष एक एक कहा। तो इस श्लोक का अब हम अध्ययन करेंगे। चतुप्रासृत की बस्ती में हमको ध्यान में देना चाहिए कि चतु यानी चार, ठीक है। तो सैंधव क्या रहेगा? तो वो आधा अक्ष।
आधा अक्ष यानी लगभग वो हो जाता है आधे तोला के इक्वल, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम्स। तो यहाँ पे उसको आधा अक्ष से 5 ग्राम्स लेना है। शहद एक प्रसृत यानी इज अबाउट 100 ml मिलीलीटर, ये अगर है तो भी अगर तोला की दृष्टि से किन्हीं ग्रंथों का जो ट्रांसलेटेड है उसका अध्ययन करें तो वहां पे 8 तोला यानी अप्रोक्सीमेटली 96 ग्राम के लगभग ही हमें 100 ml के आसपास ही दिखता है। फिर तिल तेल भी जो है वो एक प्रसृत यानी उतना ही लेना है। गोदुग्ध एक प्रसृत है, गोघृत एक प्रसृत है, और एक कल्क है। यहाँ पे एक वनस्पति का नाम है, वो है हपुषा, जुनिपेरस कम्युनिस। तो ये उसका बॉटनिकल नेम है। हपुषा जो है उसको हाउबेर ऐसा हिंदी में कहा जाता है। तो ये विशेषता शुक्र धातु पे काम करने वाली बस्ती है, और इस वनस्पति का या द्रव्य का कल्क जो है इसमें इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो हपुषा कर्षाहा, तो हाउबेर का कल्क जो है उसका यहाँ पे प्रमाण 1 कर्ष दिया है, और दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 तोला हो जाता है, लगभग 12 ग्राम। अब आगे जाएंगे पंचतिक्तक निरूह बस्ती। देखिए, बस्ती व्यापक के चिकित्सा में उपयुक्त ऐसे विशेषतः बस्ती योगों का वर्णन इस अध्याय में है। केवल बस्ती के व्यापक ही नहीं, अन्य व्याधियों में भी उपयुक्त ऐसे यहाँ पे योग बताए हैं, हमने इंट्रोडक्शन में देखा। तो उसमें से एक योग है श्लोक क्रमांक 8 और 9 में वर्णित, पटोल निम्ब भूनिम्ब रासना सप्तच्छद अंभसाहा। तो यहाँ पे ये 5 तिक्त द्रव्य बताए हैं, पटोल पत्र, नीम की छाल, भूनिम्ब यानी काढ़े चिरायत मराठी में हम कहते हैं, या हिंदी में चिरायता कह सकते हो आप, रासना और सप्तपर्णी की छाल। तो ये जो द्रव्य है वो संभाग लेना है, और वहां पे वो स्पष्ट करते हैं कि कल्किता सर्वशप कल्किता। तो इन 5 द्रव्यों को उसके साथ आपको सरसप को भी लेना है, और इन द्रव्यों को बराबर मात्रा में लेकर उसका क्वाथ बनाएं, और उस क्वाथ में विशेषतः गोघृत और सरसप कल्क मिला के उसको एकत्रित करना है। निश्चित ही जब बस्ती द्रव्य जो है निरोह बस्ती का मेलन किस क्रम से करना है वो भी हमने सिद्धिस्थान में इसके पूर्व देख ली। और वहां पे मथनी का यानी चर्नर का, मराठीमध्ये आपण रवी म्हणतो, त्या रवीचा उपयोग चांगला घुसळायला एकजीव मिश्रण करायचा। और ये निरोह बस्ती जो है वो किन व्याधियों में उपयुक्त है, अयम मेह अभिषंध कुष्ठनूत, विशेषतः प्रमेह, अभिषंध यानी नेत्राभिषंध ऐसा अर्थ लीजिए आप उसको, कंजक्टिवाइटिस, और कुष्ठ यानी सभी प्रकार के त्वचा विकार। कुष्ठ का जो है वो केवल यहाँ पे लेप्रेसी ऐसा ट्रांसलेशन न करते हुए अनेक बार हम इसको देख सकते हैं, तो उसका सर्व प्रकार के त्वचा विकार जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए, बहुत ही ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित योगों को यहाँ पे ग्रंथकार जो है वो हमें बहुत सालों तक वो क्लिनिकली प्रैक्टिस करके फिर उसको हमें उन्होंने ग्रंथों में बताया है। तो ये प्रमेह शब्द का जो यहाँ पे उपयोग किया है मेह, तो हमने खुद अनेक बार ये देखा है कि आप पंचतिक्तक का क्वाथ और उसमें घृत, क्योंकि अगर आप पंचतिक्तक केवल इस्तेमाल करोगे तो वो तिक्त रस जो है वो ज्यादा प्रमाण में अगर आपने उसका रुग्णों के ऊपर प्रयोग किया तो वात दोष बढ़ने की संभावना होती है। न केवल संभावना होती है, बढ़ता हमें दिखता भी है। और इसीलिए डायबिटीज जैसे या मधुमेह जैसे विकारों में आपने इस बस्ती का प्रयोग किया तो आपको शुगर बढ़ती हुई दिखाई देती है, अगर उसके साथ आपने घृत का इस्तेमाल नहीं किया तो। इसलिए पंचतिक्तक निरोह बस्ती से आप बिल्कुल ही शुगर जो है पेशेंट की कम कर सकते हो, लेकिन उसको इस पद्धति से इस्तेमाल करना चाहिए। घृत के साथ उसका प्रयोग बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे स्नेह द्रव्य की तौर पे आपको तिल तेल जो है वो नहीं दिखाई देता, यहाँ पे घृत है, गोघृत का इस्तेमाल किया है। तो ये शुगर लेवल्स कम करने के लिए बहुत ही अच्छा योग है। तो मैंने तो त्वचा विकार में तो कॉमनली ये यूज किया जाता है,
अभी संत में मैंने इसको नहीं यूज किया है, लेकिन प्रमेह में जरूर यूज किया है और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी देखे। अगर आप न हो सके तो इन्हीं द्रव्यों का जो है पंचतिक्तक, क्वाथ और घृत, इसका पान करने के लिए भी अगर पेशेंट को दे, आपके परिचित या रिलेटिव्स कोई होंगे, तो आप खुद इसको ब्लड लेवल्स मॉनिटर कर सकते हो। बहुत अच्छे से ब्लड लेवल 1 महीने में ब्लड शुगर लेवल्स कम आते हैं। तो ये उसके ही चित्र है, पटोल है, उसको आपको पता है, ये काड़े चिराई या भूनिम्ब कहते हैं, निम्ब है, देन ये रासना है, और ये सप्तच्छदा सातविन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चक्रपाणी दत्त जी का विश्लेषण जो है वो महत्वपूर्ण होता है कि सरसप का प्रमाण जो है, सरसप कल कितना लेना चाहिए, तो वहां पे स्पष्ट मेंशन नहीं किया गया है। इसीलिए इस श्लोक की टीका के ऊपर चक्रपाणी दत्त ये स्पष्ट कर देते हैं कि जो चौथी रेसिपी थी, जो चौथे श्लोक में बताई गई रेसिपी है, उसके अनुसार ये जो कल्क का प्रमाण है उसको हमने 40 ग्राम्स इतना लेना है इस योग के लिए। ठीक है, उसके बाद जाते हैं अगले योग की ओर, 9वें और 10वें श्लोक में जिसको वर्णित किया है, षट प्राश्रित की बस्ती। षट प्राश्रित की बस्ती आपको नाम से ही पता चलेगा, टोटल इंग्रेडिएंट जो रहेंगे वो षट यानी 6 प्राश्रित रहेंगे। घटक द्रव्य कौन से है? विडंग, त्रिफला, शिग्रु, फल, ऐसा शब्द प्रयोग है फल के लिए, विडंग इत्यादि, फलम मदन फलम, ऐसे चक्रपाणी दत्त जी हमें बताते हैं। तो मदन फल लेना है फल शब्द से। और वहां पे मुस्ता, आपको मुस्ता पता है, मराठी में नागर मोथा कहते हैं, तो इनको लेना चाहिए। और सबसे अंत में बताते हैं आखू पर्णी। अब आखू पर्णी, आखू शब्द का ही अर्थ होता है मूषक, या मराठी में हम उंदीर कहते हैं, तो उंदीर काणी या आखू पर्णी या मूषक पर्णी, यानी वो ब्राह्मी का जो पर्याय द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है उसका यहाँ पे आपने अर्थ लेना है। लेकिन शब्दशः आखू पर्णी से हम ब्राह्मी का जो उंदीर कानी या ब्रेन के आकार की दिखती है वैसे लेते हैं, लेकिन चक्रपाणी दत्त यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि आखू पर्णी से कौन सा द्रव्य लेना है, तो दंती। और यहाँ पे इस दंती द्रव्य का चित्र है, और उसको अगर आप पत्र देखें तो उसको भी ऐसे मराठी में अपन कात्र्या म्हणतो, ऐसे वो कटे हुए दिखाई देती है। तो इसलिए इसको आखू पर्णी से चक्रपाणी दत्त जी दंती कहते हैं। तो इस योग के लिए आखू पर्णी का अर्थ हमने दंती लेना है। तो ये बाकी चित्र तो आप पहचानते हैं, विडंग है, त्रिफला है, चिग्रू है, मुस्ता है, और ये और कौन सा मदन फल, ये पौधे के ऊपर है इसलिए उसका रंग हरा है, और ये आखू पर्णी या दंती। ठीक है, तो विशेषतः इस योग का वर्णन जो है रोगघनता, वो कृमि नाशन निरोह बस्ती बताया है इसको। विशेषतः कृमि, आपको अगर कृमि चिकित्सा करनी है तो इस बस्ती का आपने चयन करना चाहिए। इन द्रव्यों को आप लेके उसमें जो भी घटक द्रव्य है वो सभी प्रमाण में आप ले सकते हैं। उसके बाद है सप्त प्राश्रित की बस्ती। सप्त प्राश्रित की बस्ती में सप्त प्रसृत प्रमाण आ जाएगा, और 11वें 12वें श्लोक में वर्णित है। 12वें श्लोक में इसकी गुणधर्म जो है, रोगग्नता थोड़ी बताई जाती है। सप्त प्राश्रित की बस्ती में विशेषतः 7 घटक द्रव्य बताए हैं, और ईच जो है, ईच इंग्रेडिएंट विल बी 1 प्रसृत, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100 ml। तो पयस्या पहला घटक द्रव्य है। पयस्या क्या है? तो पयस्या है क्षीर विदारी या विदारी कहते हैं हम। यहाँ पे चित्र में आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, विदारी के कंद दिए हुए हैं, निकाले हुए। तो ये टेंड्रिल है, बेला रहती है, और उसका कंद जो है वो विदारी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पयस्या यानी क्षीर विदारी। इक्षु आप जानते हो, सामने चित्र है आपके, इक्षु यानी गन्ने का रस जो है वो लेना है। स्थिरा, स्थिरा शब्द से बहुत सारे यहाँ पे अर्थ निकलते हैं। स्थिरा जो है वो बला का भी एक पर्याय नाम है, लेकिन यहाँ पे स्थिरा शब्द से क्या अर्थ लेना है, तो बहुत सारे ग्रंथों का अगर अनुसरण करें तो आपको दिखता है कि शालपर्णी, ऐसा इसका अर्थ लेना चाहिए। फिर रासना है, विदारी कंद है, और मधु है, गोघृत है। अब देखिए विदारी कंद ये 7 घटक द्रव्य है। विदारी कंद पयस्या नाम से भी क्षीर विदारी ही लेते हैं, और विदारी से भी क्षीर विदारी ही लेते हैं। तो इसीलिए पयस्या शब्द से जो है वो
अर्थ लेना चाहिए इस द्रव्य का, वो है फ्रिटिलारिया रॉयल। तो ये द्रव्य का ये पहले चित्र दिया गया वो है, तो इसको ककोय भी कहते हैं। और विशेषतः इस योग का जो वर्णन है, गुणधर्म जो है इसके क्या है, तो ये वृक्ष गुणधर्म है, दैट इज इट एनहांसेस द लिबिडो एज वेल एज द सेक्सुअल विगर। तो आगे के श्लोकों में इसको आप ठीक से देखें तो आपको चत्वारः स्थैल गोमूत्र इस श्लोक में विशेषतः चतुप्राश्रित की बस्ती सेकंड, कारण चतुर प्राश्रित की बस्ती पहले भी आ चुका है, इसलिए दूसरा वर्जन यहाँ पे है। और उसका अगर आप अर्थ देखें विशेषतः तो चत्वार स्थैल गोमूत्र दधि मंड अम्ल कांचिका, तो ये घटक द्रव्य उसके हो जाते हैं कि 4 प्रसृत है टोटल। तो वो घटक द्रव्य 4 कौन से है, तिल तेल है, गोमूत्र है, दधिमंड विशेषतः दही, दह्याची निवड़ी मराठीत आपण म्हणतो, दधी के ऊपर जो पानी रहता है वो है, अम्ल कांजी दैट इज द सोर ग्रोयल, यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन सॉरी अंग्रेजीकरण उसका लिखा है, लेकिन इसका अर्थ लेना चाहिए ऑर्गेनिक एसिटिक एसिड। अगर ये उपलब्ध ना हो तो आप अम्ल तक्र भी इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज मिक्स विद अ पेस्ट ऑफ सरसब, अगेन सरसब जो है वो कल्क, सरसब कल्क इसमें इस्तेमाल किया है। और विशेषतः जो स्टैग्नेंटेड स्टूल, ऑब्स्ट्रक्टेड कॉन्स्टिपेशन कंडीशन है, यहाँ पे हमारे ग्रंथोक्त भाषा में देखें तो विट संग और आनाह, ठीक है, यानी बहुत दिनों से ग्रथित मल प्रवृत्ति है या व्यक्ति को, उस रुग्ण को मूत्र मल प्रवृत्ति नहीं हुई है, तो उसके भेदन के लिए और आनाह कम करने के लिए इस चतुप्राश्रित की बस्ती का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषतः सरसब, गोमूत्र, दधिमंड और अम्ल कांजिका। तो गोमूत्र जो है वो अत्यंत शोधन ऐसा कार्य करने वाला है, सरसब भी भेदन कार्य करने वाला है, और दधिमंड और अम्ल ये वातानुलोमन करने वाले द्रव्य है। तो इस प्रकार से आप इस सिद्ध योग कहेंगे इसको, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक बार देखिए पंच प्राश्रित की बस्ती सेकंड, यहाँ पे अभी हम देखेंगे श्लोक क्रमांक 13 और 14 में। विशेषतः ये पंच प्राश्रित की बस्ती में गोक्षुर क्वात, पाषाण भेद का क्वात, एरंड मूल क्वात, तिल तेल यानी और घटक द्रव्य वहां पे वो बताते हैं, वो सुरा आसवात यानी सुरा और आसव, इनको एक प्रसृत कल्क द्रव्य के तौर पे वहां पे यष्टि, शतावह, पिप्पली और मिश्री। मिश्री क्या है, तो ये शुगर है, विशेषतः ये ब्राउन शुगर या रॉ शुगर आप कह सकते हो। इन द्रव्यों को आपने लेना चाहिए और इन कल्क और क्वात द्रव्य यहाँ पे बता दिए। इन सभी को एकत्रित करके आपने बस्ती के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है। और इसका योग बताते हो, वो रोगग्नता बताते हैं, फलश्रुति बताते हैं कि मूत्र कृच्छ्र और आनाह, इन स्थिति में विशेषतः ये उत्तम ऐसी बस्ती है। अब यहाँ पे प्रमाण के आधार पर जो बस्ती बताई गई है, वहां पे सैंधव का भी येते सलवना पोषणा निर्वाह प्रसृत नव, अगर यहाँ पे आप सैंधव लवण को इसमें जोड़ दें, ठीक है, और विशेषतः ये योग हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा नव प्रसृति, प्रसृत नव, ठीक है। तो इसको समझने का हम प्रयास करेंगे कि विशेषतः ये 5 प्रसृत ये उसका प्रमाण है। अगर उसी में हम अंत में सैंधव को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी अलग से 9 प्रसृत। अब किस पद्धति से इसको, यस 10 मिनट्स आर रिमेन, इसी लिंक को हम जोड़ेंगे अगर प्रश्न आपके है तो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विशेषता मूत्र कृच्छ्र और आनाह इन व्याधियों में या इन स्थितियों में उपयुक्त ऐसी ये बस्ती है। अब देखिए यहाँ तक उन्होंने बता दिए डिफरेंट निरूह बस्ती के जो योग है उनको। अभी चिकित्सा सिद्धांत के तौर पे आगे का श्लोक है और वह बस्ती चिकित्सा के बारे में विशेषता हमें विशद मार्गदर्शन करता है। श्लोक क्रमांक 15,
मृदु बस्ती जड़ी भूते तीक्ष्णो अन्यो बस्ती ही इष्यते तीक्ष्णे विकर्षिते स्वादु प्रति आस्थापनम इष्यते। तो ये सूत्र रूप यहाँ पे हमें एक स्थिति बताते हैं कि 15वां जो श्लोक है उसको अगर ध्यान में दे तो मृदु बस्ती अगर जड़ीभूत हो जाती है, एक्सक्यूज मी, तो जड़ीभूत इसका अर्थ क्या है, तो वो दोषों को बाहर नहीं निकालने पाती, वही रुक जाती है, क्योंकि औषधों का प्रयोग मृदु हुआ है। ठीक है, यानी प्रमाण कम है, या हम कह सकेंगे कि द्रव्यों का चयन जो किया है उसमें मृदु द्रव्य है, गुणधर्म जो है उनके मृदु है इस प्रकार के, तो वो दोषों को बाहर नहीं निकाल पाती। यानी जड़ शब्द का अर्थ यहाँ पे स्पष्टतया ऐसा लेना है, एतद उक्तम मृदु बस्ती प्रयोगानाम अंते कर्तव्यम आह। अगर जड़ीकृत हो गया बस्ती, जड़ीभूत हो गया, तो उसको क्या करेंगे, जड़ीभूत का पहले अर्थ समझ लेते हैं कि वैसे ही वो पड़ा रहना, उसका प्रत्यागम नहीं होता, पक्वाशय में वो रुक जाती है, ऐसे बस्ती को जड़ीभूत बस्ती कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसके निकालने के लिए क्या कहते हैं वो, तीक्ष्णो अन्यो बस्ती ही इष्यते। तो ऐसे स्थिति में उसे निकालने के लिए तीक्ष्ण निरोह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो तीक्ष्ण के प्रयोग से क्या होगा, दोषों का निर्हरण। कभी कभी क्या होता है, ऐसे स्थिति में तीक्ष्ण हम प्रयोग कर देते बस्ती का, तो तीक्ष्णे है विकर्षिते, अगर तीक्ष्ण बस्ती का प्रयोग हो गया और उससे ज्यादा दोषों का निर्हरण होने लगा तो रोगी को दुर्बलता आ जाएगी। वो फिर उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो मधुर गण की औषधियों के द्वारा साधित प्रति आस्थापनम इष्यते। तो स्वादु द्रव्यों का यानी मधुर गण के औषधियों का प्रयोग करते हुए निरूह बस्ती देनी है, और वो तीक्ष्ण बस्ती का अधिकता जो शोधन हो रहा है उसको हमने रोकना है। इस प्रकार से यहाँ पे ये जो सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मृदु बस्ती दी जाती है तो उससे वो जड़ीभूत हो सकती है, उसके लिए प्रयोग करना चाहिए तीक्ष्ण बस्ती का, तीक्ष्ण निरूह बस्ती का। जैसे जिसमें गोमूत्र होगा, हमने थोड़ी देर पहले जो देखा, या फिर सरसप कल्क होगा, या मदन फल भी बहुत तीक्ष्ण अच्छे शोधन करता है बस्ती का, तो उन द्रव्यों का प्रयोग करेगा। लेकिन उससे अगर ज्यादा शोधन होते हुए आपको दिखाई देता है, हम्म, या अन्य किसी बस्ती से भी तीक्ष्ण शोधन होते हुए दिखाई देता है, तो ऐसे स्थिति में मधुर गण के औषधियों का आपने निरूह बस्ती के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से लाक्षणिक चिकित्सा जो है वो शुरुआत हो जाती है, उसके लिए उपयुक्त योग वर्णित किए जाते हैं। सबसे पहले 16वें और 17वें श्लोक में गुददाह के लिए उपयुक्त ऐसी बस्ती वहां पे वर्णित की जाए। देखिए गुददाह की चिकित्सा, अब गुददाह जो है वो तीक्ष्ण शोधन के लिए होगा, या बस्ती व्यापक के तौर पे वो रहेगा, या लाक्षणिक किसी अन्य कारण से होगा, लेकिन गुददाह लक्षण है तो उसकी चिकित्सा के लिए इसका प्रयोग आपने करना है। तो गुददाह की चिकित्सा यहाँ बताते हैं, विशेषतः वातोपसृष्ट सृष्टस्य उष्णस्यो गुददाहादयो यदि, यानी स्थिति बताते हैं यदि वात व्याधि से आक्रांत पुरुष को उष्ण बस्ती यानी उष्ण गुण से युक्त द्रव्यों की निरूह बस्ती दी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के गुदा में दाह इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसी अवस्था में रुग्ण को क्या चाहिए, वहां पे वो बताते हैं द्राक्षांबूना त्रिवृत कलकम। तो वो जो स्थिति बताते हैं, योगों का वर्णन करते हैं, उसका स्थिति में विशेषतः चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 4 षड विरेचना शतश्रुति अध्याय जो है उसमें वर्णित जो द्रव्य है, उदाहरणार्थ द्राक्षा इत्यादि द्रव्यों का क्वाथ, श्वेत निशोत्तर का कल्क, इनको आतुर को पीने के लिए देना चाहिए, दद्या दोषानुलोमनम। तो यहाँ उसका बस्ती प्रयोग न करते हुए उसको पान के लिए, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है। इसके प्रयोग से क्या होगा, दोषों का अनुलोमन होगा, यानी जो स्वाभाविक मार्ग है उस स्वाभाविक मार्ग से दोष निकलते जाएंगे, और फिर जैसे पित्त पुरुष वायु इनका निर्हरण हो जाएगा क्रम से, पित्त शकृत वातान ऋत्वा दाहादिकान जये, दाह इत्यादि लक्षण को वह क्या करता है, जयत यानी उसका प्रशमन करता है। और आगे बताते हैं शुद्धश्चापि पिबेत शीताम यवागु शर्करा युता।
यानी इस प्रकार से शोधन होने के बाद, शरीर शुद्ध हो जाने के बाद शर्करा मिश्रित यवागु का पान यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इन श्लोकों की ओर बहुत कीनली हमने ध्यान देना चाहिए। तो बर्निंग सेंसेशन जो है वो कम करता है, विशेषतः बुधदाह के लिए वर्णित ऐसा यह योग है। उसके आगे श्लोक क्रमांक 18 जो है उसमें वर्णित करते हैं वो पुरीश क्षय की चिकित्सा। यानी कभी कभी क्या हो जाता है, निरूह बस्ती जो है अति तीक्ष्ण होने की वजह से शोधन अधिक हो जाता है, और आपको अवष्टम्बा पुरुषस्य ये कार्य तो पता है, तो बिल्कुल ही मल जो है वो शरीर से निकल जाएगा। पुरुष क्षय के लक्षण भी आपने कंठस्थ किए हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के अध्याय में, तो वो आप लक्षण यहाँ पे ध्यान कीजिए, याद में उसको रिकॉल कीजिए। तो अथवा अति विरिक्ता स्यात् क्षीण विटका स भक्षेत माशयुषेन कुलमाशा पिबेन मधुवत मधु अथवा सुहा। तो कुलमाशा इति अर्धस्विन्न यवादि मया भक्षाः। तो यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट मलक्षय की बताते हैं। मलक्षय की जो स्थिति है या पुरीश क्षय की स्थिति है उसकी चिकित्सा बताते हैं कि उसका कारण बताया पहले कि उष्ण बस्ती के प्रयोग से अत्यधिक विरेचन होने के कारण पुरीश क्षय या मलक्षय होता है। ऐसे व्यक्ति को माश, यानी क्या है, माश का अर्थ क्या हो जाता है, उड़द, या जिसे हम ब्लैक ग्राम भी कह सकते हैं, उसका यूष यानी सूप बनाना है, और उसके साथ कुलमाश अथवा मधु अथवा मदिरा, ये एक दूसरे के ऑप्शन है। यानी ये पक्का है कि उड़द का उसको यूश या सूप देना है, ब्लैक ग्राम सूप देना है, उसके साथ आपने कुलमाश देना है या मधु देना है या मदिरा या मध्य देना है। ठीक है, तो कुलमाश इति अर्धस्विन्न यवादिमया, तो इसका अर्थ यव आदि के आटे को गर्म जल में घोलकर हल्का उबाले, और जब यह थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो उसका प्रयोग कुलमाश के तौर पे करना चाहिए। यानी कुलमाश क्या है तो उसका अर्थ वो बता देते हैं, ये हाफ कुक ग्रेन जो यव जो है उसको कुलमाश कहा गया है। ठीक है, तो इस माश यूश और माश यूश के साथ कुलमाश या फिर मधु या फिर सुरा, ये योग दिया है मलक्षय को हील करने के लिए या उसको कम करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आता है आमज शू। तो मैं एक बार अटेंडेंस देख लूं लिखने के लिए। आरती, अक्षता, अनिकेत, अंकिता, अर्पणा, आशा, कोमल, मृदुला, नंदिनी, पूजा, पूनम, प्रगति, प्रतीक्षा, दोनों प्रतीक्षा, प्रियंका, ऋषिकेश, शालिनी, देवशेट्टे, शुभांगी, गौरव। तो 20 विद्यार्थी आज है, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं निकाल देता हूँ पहले। कंटिन्यू विद द सेम। तो ये आगे जो है इस योग को हम इस 40 मिनट के व्याख्यान में अब उतना डिटेल में नहीं ले पाएंगे, इसलिए यही हम ये व्याख्यान समाप्त करेंगे। अब आगे के लिंक को आप प्रश्नोत्तर के लिए जुड़िए।